जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग आर्ट का पार्ट में देखने वाले हैं समाज को। ये समाज देखिए यहाँ पे जो इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा होगा, यही है समाज का पूरा नियम। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपका समझिए समाज कंप्लीट हो चुका है। तो समाज को समझने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अव्यय क्या होता है वह नहीं पता है, कारक क्या होता है वह नहीं पता है, विशेषण क्या होते हैं वे नहीं पता है, तो प्लीज इन सारी चीज़ों को आप पहले करके आइए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे उपसर्ग, तो उपसर्ग तो ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जैसे संज्ञा क्या होता है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार इन्हें थोड़ा सा डीप में पढ़ लीजिए। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो समाज देखिए केवल एक स्लाइड में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। तो जैसे तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तत्पुरुष समास क्या होता है। तो जब देखिए दो पदों के मध्य कारक विभक्ति होती है, क्या दो पदों के मध्य कारक विभक्ति होती है, या तो प्रत्यय, कुछ कुछ शब्दों में प्रत्यय जुड़ा रहता है और कुछ शब्दों में आ या फिर अन के अर्थ में भी लिखा रहता है, यहाँ पे आ या फिर अन का प्रयोग किया जाता है, और कुछ कुछ लुप्त पद रहते हैं। कैसे, देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय जो दूसरा पद रहेगा, द्वितीय पद वह प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। अब हम लोग इसके उदाहरण को चलें तो इन सारे जो यहाँ पे लिखे हुए कारक विभक्ति, प्रत्यय, अन, लुप्त पद, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे विदेश गमन, विदेश गमन क्या, विदेश को गमन, और यहाँ पे कारक विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति आपको पता होना चाहिए, कारक विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो सारी चीज़ें कारक विभक्ति होती है। तो यहाँ पे विभक्ति क्या है, विभक्ति है को, क्या विभक्ति है यहाँ पे, को विभक्ति है। देखिए विदेश को गमन, विदेश को गमन, यहाँ पे को का लोप हो गया। जब भी कारक का लोप हो जाएगा, कभी कभी कारक का लोप हो जाता है, तो जब कारक का लोप होगा तो वहां पे तत्पुरुष समास हो गया। पहला क्या हो गया, कारक को लोप। जैसे कि यहाँ पशु बलि, तो पशु की बलि, पशु की बलि, यहाँ पे देखिए पशु की, यहाँ पे कारक का लोप हो गया, की का लोप हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे नभचर, जब भी कभी कभी क्या होगा, शब्द के अंतिम में सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा, कोई शब्द जोड़ दिया जाएगा और वह प्रत्यय के रूप में जोड़ दिया जाएगा और वह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास मतलब दूसरा पद रहेगा, प्रधान रहेगा और प्रत्यय के रूप में जोड़ दिया जाएगा, तो वह क्या होगा, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, यह उसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा प्रत्यय को जोड़ दिया गया, चर, मतलब वहाँ पे आपको क्लियर दिखे कि हाँ ये प्रत्यय जोड़ा हुआ है। अब हम लोग जैसे अब तीसरा देखें, क्या आ या फिर अन, जिसे हम लोग बोलते हैं न तत्पुरुष समास। कौन सा, न तत्पुरुष समास, मतलब इसका अर्थ किस संदर्भ में लिया जाता है, मतलब नहीं के या मना करने के संदर्भ में लिया जाता है। और लुप्त पद क्या होता है, वह भी इसके उदाहरण से हम लोग समझते हैं पहले। जैसे अनादर, अनादर यहाँ पे आ है, अनादर। ऐसे देखिए अन देखा आपने, अन देखा, तो जब भी कभी नहीं के संदर्भ में बात किया जाएगा, नहीं के संदर्भ में, और दूसरा पद, जो दूसरा पद रहेगा वह प्रधान होना चाहिए, और अगर यहाँ पे पहले आ या फिर अन ये सारी चीज़ें जुड़ी हो तो वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास होता है, न तत्पुरुष समास होता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कन्या, जब कभी कभी कारक विभक्ति के अलावा भी कुछ पद लुप्त हो जाए, जैसे यहाँ पे आपने देखा क्या कारक विभक्ति लुप्त हुई, यहाँ भी कारक विभक्ति लुप्त हो गई, लेकिन अगर कारक विभक्ति के अलावा कुछ और पद लुप्त हो जाएंगे तो वह कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे देखें क्या, कन्यादान, तो कन्या क्या, कन्या को दिया हुआ दान, कन्या को दिया हुआ दान। वैसे यहाँ पे दही बड़ा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, दही बड़ा, दही बड़ा। अब देखिए दही बड़ा है, दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, कारक विभक्ति तो में हो गया, लेकिन डूबा हुआ ये अलग पद है, इस पद का भी देखिए यहाँ पे लोप हो गया। तो जब समास बना तो क्या, दही बड़ा बन गया, इस पद का भी लोप हो गया। तो जब कभी कारक विभक्ति के अलावा भी कुछ पद का लुप्त हो जाए तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप जो डीप में समझाया गया उसको अगर समझेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से रिविजन करने के काम में आ जाएंगी। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा समास कौन सा है, वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है कि यह विशेषण होता है, और कैसा, असंख्यावाची विशेषण। तो विशेषण आपको पता होना चाहिए, विशेषण क्या होता है।
तो जब भी असंख्यावाची विशेषण रहेगा उसके साथ में संज्ञा जुड़ा रहेगा, असंख्यावाची विशेषण के बाद में संज्ञा, तो वह कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। या फिर जब विशेषण की पुनरावृत्ति होगी, तो इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे महाराजा, महाराजा में आप देखेंगे महान यह विशेषण हो गया और राजा क्या हो गया, राजा संज्ञा। अब संज्ञा पता होना चाहिए क्या होता है। वैसे ही आप इसे जैसे कापुरुष देख रहे हैं, तो ये पुरुष तो संज्ञा हो गया और यह विशेषण हो गया। जैसे नीला भक्क, नीला भक्क में नीला भी विशेषण है और भक्क भी विशेषण, तो विशेषण विशेषण की जब पुनरावृत्ति होती है तो भी वह कर्मधारय समास होता है। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तीसरा द्विगु, द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण होता है और उसके बाद संज्ञा होता है। तो द्विगु में क्या हो जाएगा, पंचतंत्र। देखिए पंचतंत्र मतलब पांच तंत्रों का समूह, तो पांच ये हो गया, पांच और तंत्रों का समूह, तो पंच यहाँ पे संख्यावाची हो गया और ये तंत्र क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो जब भी संख्या और संज्ञा दोनों दिया रहेगा, जैसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, तो वह भी द्विगु में आ जाएगा। अब हम लोग आगे में चलते हैं। द्वंद्व, तो जब भी कभी विलोम शब्द, जैसे विलोम शब्द क्या, भला बुरा है ना, तो अगर कभी विलोम शब्द एक साथ में दिए हुए हो या फिर विलोम जैसे शब्द दिए हुए हो, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जला भुना, देखिए जला भुना, आपको क्या लग रहा है दोनों एक दूसरे के विलोम है, लेकिन विलोम नहीं है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भला बुरा, देखिए एक दूसरे के विलोम है, तो यह भी द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ये पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे लंबोदर, लंबोदर। देखिए बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, यह तीसरे पद के बारे में तीसरा अर्थ देता है, या तीसरा अर्थ देता है। जैसे देखिए लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका, तो तीसरे के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही, तीसरे पद के बारे में बात हो रही है, अर्थात गणेश जी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबोदर। अब हमारा अंतिम समास है अव्ययी भाव समास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है। अगर आपको अव्यय नहीं पता रहेगा तो आप नहीं पता कर सकते। तो अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन करने पर ये परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय होते हैं। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आजीवन, तो आजीवन में अगर आप आ को देखेंगे, आ को, तो यह कभी नहीं बदलेगा, और यह कभी जो अव्यय होते हैं अव्ययी भाव समास, उसमें देखेंगे अक्सर जो उपसर्ग की भांति से प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग के रूप में अव्यय दिखे जाते हैं। जैसे आ हो गया, आ प्लस जीवन, तो यहाँ पे जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद वह प्रधान रहेगा। जैसे आप यहाँ पे आ को हटा देंगे तो यह पूरा इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा, तो यह जो पद है वह प्रधान रहेगा। तो उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि अव्यय की पुनरावृत्ति हो तो भी अव्ययी भाव समास होता है। कभी कभी जब संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है तो भी अव्ययी भाव समास होता है। संज्ञा जैसे यहाँ पे देखेंगे रात भी संज्ञा है, ये भी रात संज्ञा, तो जब संज्ञा की पुनरावृत्ति होगी तो वो भी अव्ययी भाव समास। ऐसे यहाँ पे दिन देखेंगे तो ये भी देखिए क्या हो जाता है, दोनों संज्ञा जब संज्ञा की पुनरावृत्ति, वह भी कौन सा, अव्ययी भाव समास। और अव्यय तो आप देख सकते हैं इसको, जैसे कि हाथों हाथ, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी वह अव्ययी भाव समास में आएंगी, जब अव्यय संज्ञा या फिर प्रथम पद अव्ययी भाव समास होना चाहिए, या फिर प्रथम पद प्रधान रहना चाहिए। तो आप इस स्लाइड को देखिए, और अगर आपने पहले मेरी क्लास देखी है तो वहाँ पे देखिए, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।